Dear students, welcome back. Yes, I know there is a long gap between the last such PYQA video and this one. लेकिन आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। गैप जरूर है, लेकिन उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे कुछ और वीडियोस लेकर के। आप इन वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं, आपको एग्जाम में हेल्प होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप सभी देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो पॉलिटिकल साइंस को एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने की एक छोटी सी कोशिश है, वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। इसकी वन ऑफ द पॉपुलर सीरीज है कि जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यूजीसी नेट हो, चाहे सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएससी हो, 10+2 टीचर्स हो, उनके क्वेश्चन को एनालाइज करना, इंक्लूडिंग सीयूईटी पीजी एंड ऑल, इवन सीयूईटी यूजी, पॉलिटिकल साइंस के, और उसके थ्रू थोड़ी नॉलेज, डेल्टा नॉलेज बढ़ाना। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेहद उपयोगी पेपर का, जो जम्मू एंड कश्मीर सेट की है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन थे। मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्यों 1? क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा से ये पेंडिंग था, मेरे दिमाग पे हावी था, बहुत अन्य कामों में बिजी था और इसको नहीं कर पाया था। तो मुझे लगा कि यदि आज भी मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर और डिले हो जाएगी, बहुत सारे और जॉब निकल के आएंगे। सो पार्ट 1, चलिए, बहुत लंबी भूमिका होगी, सॉरी फॉर दैट। शुरुआत करते हैं JNK सेट 2025 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इससे पहले कि इस पेपर को हम नरेट करें या इसके बारे में बताएं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मैं हमेशा देता हूं, ये पेपर अच्छी पेपर है। इन्होंने कोशिश की है कि आपके नॉलेज को टेस्ट करें। बहुत सारे फैक्चुअल भी हैं, आपको याद रखने हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल भी हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं, ये समझना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं। लेकिन थोड़ी कहीं कहीं पे वेग हो गई है, कहीं एरर भी है, और ऐसा होता है जब आप इस तरह के पेपर सेट करते हैं तो गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है। मॉडरेशन इंडिया में बहुत अच्छा होता नहीं है, कोई रीचेक नहीं करता क्वेश्चन बनने के बाद, लगता है ऐसा। लेकिन सेटर ने ईमानदारी से कोशिश की है कि वो एक अच्छे क्वेश्चन को सेट करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मैंने कहा लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट है, ऐसे कई क्वेश्चन इस पेपर में हैं और अधिकतर में दोनों सही है। ये एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। स्टेटमेंट 1 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स ए स्प्लिट बिटवीन पब्लिक इंस्टीट्यूशन dominated by entrenched upper middle classes, गौर कीजिए, not caste, middle classes, and political institution being taken over by the representative of the lower caste, गौर कीजिए यहाँ caste है, not class। ये स्टेटमेंट बहुत लंबा है, वैल्यू लोडेड है, बट जनरली सही है। यदि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन देखिए, इवन सुप्रीम कोर्ट में, तो इट इज डोमिनेटेड बाय अपर मिडिल क्लास, ऑल द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, IAS, IPS and others, CBI, CVC, others. बट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लाइक विधानसभा, लोकसभा एंड ऑल, उसमें डेफिनेटली अब लोअर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 है, इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट एज द चीफ रेगुलेटर, फैसिलिटेटर, आर्बिट्रेटर एंड इवन ऑफ रिसोर्सेज हैज बाय नो मींस डिमिनिश्ड। मतलब LPG जो हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद भी जो स्टेट की महत्ता जो है कम नहीं हुई है, और ये बिल्कुल सही है। स्टेट का रोल इनफैक्ट बढ़ते जा रहा है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जमाने में। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस क्या होगा? जो ट्रांसपेरेंट होता है, कोलैबोरेटिव होता है, पार्टिसिपेटिव होती है, जिसमें करप्शन नहीं होता है, जिसमें पीपल की के प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड किया जाता है, सो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, ओपन गवर्नमेंट होती है, एंड लाइक दैट। तो रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन करप्शन थोड़ी हो सकता है। तो ये तो इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन। From which of the following state of India the right to information movement
कलमिट, चलिए हिंदी में पढ़ देता हूँ, मतलब किस स्टेट से राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है जो पूरे कंट्री में फैलती है। ये स्टेट है राजस्थान, और यहाँ पे एक संस्था है MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये शुरू में मोबिलाइज करते हैं किसानों को, लेबरर्स को, कि पंचायत में जो वर्क होते हैं उनकी जानकारी उनको दी जाए, किसको कितना ठेका मिला, क्या हुआ। और यहाँ से वो मूवमेंट जो है RTI का मूवमेंट बन जाता है, और इसको बाद में अरविंद केजरीवाल एंड अरुणा रॉय ने जो है इसको आगे बढ़ाया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, बाद में तो बहुत बड़े नेता भी बने, लेकिन शुरुआत होती है MKSS से, राजस्थान से। अब यहाँ पे देखिए दो को मिलाना है, दो लिस्ट को। यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हैं, सोशल मूवमेंट, कुछ एनवायरमेंटल हैं, कुछ अदर्स हैं, और यहाँ पे स्टेट है। ये काफ़ी आसान है। जैसे आप देखें कि मान लीजिए मैं क्यू लेता हूँ, यहाँ पे देखिए तो सब अलग अलग है, मतलब कोई मिलता नहीं है। तो इस तरह का आपको लेना आसान है, एक से ही मिल जाएगा। क्यू देखिए दलित पैंथर से, जो महाराष्ट्र में दलितों का जो एक मूवमेंट हुआ था, कह लीजिए लिटरेरी मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, सॉलिडरिटी मूवमेंट। तो दलित पैंथर 1 के साथ जाएगा, और एक ही में 1 है तो आपका क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा होने के चलते, लेकिन आप बिना मैच किए हुए, बिना पढ़े हुए मत आगे बढ़िए। Who among the following is not a proponent of elite theory of politics? elite theory ये कहता है कि एक बहुत छोटा सा माइनॉरिटी elite होता है, जो पावरफुल, वेल्दियर, वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो शासन की बागडोर एक्चुअली जिनके हाथों में होती है किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी में, और एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ मास होता है जो कि जिसके नाम पे शासन होती है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो एक तरह से बाय स्टैंडर्ड ही होते हैं, उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। दैट इज द इलीट थ्योरी, इलीट मास डिवाइड। इसमें पैरेटो आते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो, गैतनो मोस्का, रॉबर्ट माइकल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है। पैरेटो इज नोन फॉर सर्कुलेशन ऑफ elite, लायन एंड फॉक्स टाइप ऑफ elite, governing and non-governing elites, and Mosca is known for the ruling class, the political formula and all. Morton Kaplan is not known as a elite thinker या elite theory thinker. ये बेसिकली जो है सिस्टम अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन में लेकर के आते हैं, और ही आइडेंटिफाइड 6 कोर मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने केवल यहाँ नाम दे दिया। इतनी बार पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है कि सिस्टम अप्रोच IR में कौन लेकर के आते हैं, उसका तो सीधा जवाब है मॉर्टन कैप्लान, लेकिन उससे आगे के सवाल पूछे जाते हैं कि उन्होंने जो 6 टाइप का जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो मॉडल देखा, जैसे कि मान लीजिए टाइट बाइपोलर सिस्टम, ये कोल्ड वॉर के टाइम में था, जबकि वेस्ट और ईस्ट, USA लेड एंड USSR लेड जो है, एक टाइट बाइपोलरिटी थी। तो इस टाइप की ये मॉडल डिफरेंट टाइम में एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑथर हैं और उनके बुक्स हैं। अब यदि आप एक भी जानते हैं, आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए सभी इंडिपेंडेंट हैं। कौन से सभी इंडिपेंडेंट है? ये सभी इंडिपेंडेंट यदि हम देखें 343, कोई भी पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें 2 जानना होगा। यदि आप ने थोड़ी बहुत, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, आपने भी कुछ PY किए होंगे या थोड़ी बहुत भी देखी होगी, तो इमैनुअल कांत को आप आसानी से परपेचुअल पीस से मैच कर सकते हैं। इनकी बुक थी परपेचुअल पीस। तो R को यदि हम 4 से मैच करते हैं, वाओ, एक ही में R 4 है और किसी में है ही नहीं, तो ये ऐसे ही क्रैक हो जाता है। इसका मतलब है कि P का 3 तो मैच कर लीजिएगा, फिर आप जो है इसको मैच करके आगे बढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जो आइकन बड़ी है, ही इज ए वेरी प्रोमिनेंट लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर, मतलब लिबरलिज्म के समर्थक हैं, और इन्होंने फॉर्मुलेट किया लिबरलिज्म 1.0, लिबरलिज्म 2.0, लिबरलिज्म 3.0। अब ये क्या है, ये आप इंटरनेट पे या ChatGPT पे पढ़ लीजिएगा। जॉर्ज केनन जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंटेनमेंट पॉलिसी USA की। क्या थी कंटेनमेंट पॉलिसी?
जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो यूएसए को यह लगा कि यूएसएसआर पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैला देगी और जो अफ्रीका एशिया के जो देश जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं उसको अपने फोल्ड में ले लेगी, और उसको रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए कंटेनमेंट पॉलिसी यूएसए की बनी, जिसके तहत यह था कि हर तरीके से, मतलब आप मदद करेंगे इकोनॉमिकली, उनको हेल्प करेंगे डेवलपमेंट करने में, अपने तरीके का डेवलपमेंट मॉडर्नाइज करने में, और किसी तरह जो है आइडियोलॉजिकली भी कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस को कम करेंगे। दैट वाज कंटेनमेंट पॉलिसी। उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उस थ्योरी को एक्चुअली कंसीव किया था, फॉर्मुलेट किया था, वो जॉर्ज कीनन थे, एक डिप्लोमेट। When the first nuclear doctrine of India was officially released, nuclear doctrine मतलब कि यदि हम न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टाइम जनवरी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में रिलीज हुआ था। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड हो गया, लेकिन इससे जो जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो है कि इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के क्या फीचर्स हैं। तो पहला है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन यदि कोई यूज करता है तो हम उसका मैसिव जवाब देंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, मतलब हम इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सके, और हमारी जो न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी होगी, जो मल्टीपल इंडिविजुअल होंगे, वो सिविलियन के हाथ में होंगे, मिलिट्री के हाथ में नहीं। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो गुजराल जी ने दिया था, ये मोदी जी ने भी इसको आगे बढ़ाया है। लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था, इसको मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह के आगे बढ़ाया। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन वाजपेयी जी के टाइम की थी, अभी आपने देखा, और जेन्यून नॉन अलाइनमेंट जो है राजीव गांधी की नहीं थी, यही सही ऑप्शन है, ये थी मोरारजी देसाई की। मतलब उस समय में ये थॉट आया था कि जो मोरारजी देसाई के पहले, मतलब 77 के पहले जो नॉन अलाइनमेंट थी इंदिरा गांधी की, नेहरू जी की, वो छद्म थी, वो हम यूएसएसआर की तरफ झुके हुए थे। तो मोरारजी देसाई जी का कहना था कि हम एक्चुअल में नॉन अलाइंड होंगे और यूएसए और रसिया दोनों से बराबर डिस्टेंस रखेंगे, यूएसएसआर एंड यूएसए। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग और क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार। 2 बैचेज चल रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये है तो वैसे सीयूईटी पीजी सिलेबस को लेके बुना गया है, लेकिन इसमें ब्यूटी ये है कि ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें है रिकॉर्डेड लेक्चर जो कि यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, जो यूट्यूब पे नहीं है, मेरे ही द्वारा, और फिर लाइव क्लासेस थीम वाइज अरेंज्ड है, और लाइव जो है एमसीक्यू क्वेश्चन नॉट ओनली ऑफ सीयूईटी पीजी बट अदर पीजीईटी और यूजीसी नेट की उस थीम से सॉल्व की जाती है, और उसमें टिप्स एंड ट्रिक बताई जाती है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी इसको इस ग्रुप में है वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, कोई कुछ भी आप लूज नहीं करते हैं, और जो लाइव होंगे वो तो चलेंगे ही। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, ये 15 नवंबर तक चल रहा है, तो आप ये डिटेल जो है paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, दिसंबर साइकिल जिसकी घोषणा हो चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, पीएससी या 10+2 टीचर्स, या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइक आरपीएससी सॉर्ट ऑफ, या जेकेपीएससी, जो दिसंबर 2025 तक ये बैच चलेगी, तो इन डिटेल के साथ आप paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे मेल करें, फिर आगे आपको गाइड की जाएगी। और यदि आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं सबसे कम कॉस्ट पे, सबसे ऑथेंटिक रिवाइज करने के लिए एग्जाम गाइड, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अमेजन पे जाएं, amazon.in पे, और इन सब बुक का किंडल वर्जन बहुत सस्ते में, मतलब उस प्राइस पे जहां पे कि आप एक चॉकलेट खरीदते हैं या आइसक्रीम खरीदते हैं, उस प्राइस पे इन बुक्स का मजा लीजिए, इसको पढ़िए, नोट बनाइए, फ्लैश कार्ड बनाइए और आगे बढ़ जाइए। सो दिस सीयूईटी पीजी की है, यूजीसी नेट की है, और सीयूईटी पीजी की 2 गाइड हैं,
जिसमें कि एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें सभी एक्चुअल क्वेश्चन जो पिछले हैं उनको बहुत डिटेल में एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बताई गई है। और ये तो बहुत ही पॉपुलर सीयूईटी पीजी एग्जाम गाइड है, और ये एक मदर बुक के तौर पे हो गई है, जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में जितनी अभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो इस बुक को जरूर देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सेटर भी इस बुक को देखते होंगे और सेट करने में भी उनको हेल्प होती होगी। 1500 MCQ फॉर ऑल एग्जाम। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वीडियो की दी गई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में और आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा होता है कि बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया में हुए हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन है और ईयर है। अब ये सब तो मुझे भी याद नहीं, तलवार, मेघदूत, खुखरी, ये सब याद नहीं है। लेकिन मुझे क्या याद है कि ऑपरेशन शक्ति जो है वो पोखरण 2 को कहते हैं, जहां पे कि दूसरी बार हम लोगों ने मतलब परमाणु बम का विस्फोट करके टेस्ट किया वाजपेयी जी के टाइम में, और ये मई 98 में होती है, मुझे याद रहता है, कई लोगों को याद होगी। तो यदि ये याद है तो Q का 2, और यहाँ पे देखिए Q का 2 केवल 1 में है और आपको ये हो जाता है सॉल्व। अब आप आसानी से इसको बाकी मैच कर लीजिए, याद करना है कर लीजिए, भूल भी सकते हैं। लेकिन ये कभी मत भूलिए कि ऑपरेशन शक्ति जो है वो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट को कहते हैं। ये भी मत भूलिए कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो पोखरण 1 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में 74 में, उसको कहते हैं। Which of the following was not an important outcome of Russian President Boris Yeltsin visit to India in January 1993? अब ये सब इतना awkward क्वेश्चन है। अब आज इतने साल बाद कौन याद रखता है 30 साल बाद कि उस समय में क्या हुआ था? लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेमोरी का नहीं है। क्योंकि आप इस पे आइए, इस लाइन पे, ये कहता है आपको केवल खोजना है कौन गलत है, सही छोड़ दीजिए। रसिया एग्रीड टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू विड्रॉ फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कैसे कभी ऐसा हो सकता है कि रसिया जो है बोलेगा कि हम पाकिस्तान को कहेंगे हट जाओ पीओके से? ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल रिलेशन में इस टाइप का कोई किसी पे प्रेशर नहीं डालता, बायलैटरल टॉक होते हैं, दैट्स ऑल। तो सी जो है ऑब्वियसली रॉन्ग है। Which Constitution Amendment Act restricted the size of Council of Ministers to 15% of the total member of the Lok Sabha? 91st Constitutional Amendment वाजपेयी जी के टाइम में 2003 में आई थी, जिसमें ये प्रावधान रखा गया कि लोकसभा के जितने सीट हैं लगभग 545, उसका 15% से अधिक मिनिस्टर नहीं होंगे। 15% देखिए तो 54, इसका आधा 27, तो लगभग जो है 81, तो 80-81 मिनिस्टर से अधिक नहीं होंगे। नहीं तो उसके पहले 100 से भी ज्यादा मिनिस्टर हो जाते होंगे या हुए होंगे। और ये जो है नियम स्टेट में भी लागू हुआ और वहां भी 15% की एक बाइंडिंग आ गई। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये वो उन आर्टिकल को इन्वोक करता है या उसके बारे में आपको सोचने पे विवश करता है जहां पे कि यूनियन पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। उसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं। वो आगे के स्लाइड में मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट करके दे दिया है, लेकिन यहां पे वो कहते हैं कि कौन इसमें से सही है। और सही यदि देखें तो इसमें ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 253 जो है यहां पे ये कहता है कि आर्टिकल 253 प्रोवाइड्स दैट इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए सेंट्रल एंड स्टेट लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट फॉर्मर शैल प्रिवेल। ये एक्चुअली में आर्टिकल 254 कहता है, ना कि आर्टिकल 253। ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग हो गया, तो आप 3 को हटा दीजिए तो एक ही बचता है। तो यहां पे तो बाकी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है यदि नेशनल इंटरेस्ट में हो तो स्टेट लिस्ट पे बना सकती है लॉ, प्रोवाइडेड कि राज्यसभा जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करे, परहैप्स स्पेशल मेजोरिटी से,
तब जो है, और यदि लोकसभा एक्सेप्ट कर ले तो फिर पार्लियामेंट जो है वो बना सकती है। मतलब राज्यसभा को ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को अलाउ कर सकता है स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने से। आर्टिकल 242 कहता है कि पार्लियामेंट जो है यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट कहें कि प्लीज हमारे लिए कानून बनाइए तो बना सकता है उनके लिए कानून। और यदि स्टेट में आर्टिकल 250 कहता है कि यदि स्टेट में इमरजेंसी चल रही हो तो फिर जो है पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में होते हुए भी बना सकता है। सो 1, 2 एंड 4। तो आर्टिकल 253 है क्या? यदि आर्टिकल 254 है, वो यहां मैंने दिया है। ये कहता है कि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। 253 ये सब यहां मैंने दे दिया है। 249 से लेके 254 तक बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 बार पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आसान है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि सीएजी की रिपोर्ट को विश्लेषण करती है, उस पर विचार करती है, स्क्रूटनी करती है, उसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं। इनफैक्ट कोई भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं उन सब पे लागू होता है। वो सभी 1 साल के लिए, जनरली 1 साल के लिए चुने जाते हैं, और वो भी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी मेथड से चुने जाते हैं। सो एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ PR, STV, PR. On whose recommendation the Indian Institute of Public Administration was founded? तो ये भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, मतलब कई एग्जाम में आया है। पॉल एच एप्पलबाई, ये 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओपन किया था। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया था, ये बहुत बड़े थिंकर थे। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे IIPA की स्थापना हुई न्यू दिल्ली में। ITO पे है। The US policy to provide military and economic aid to countries threatened by communism was, यही अभी मैं आपको बता रहा था, दैट इज कंटेनमेंट पॉलिसी, जिसको कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं। उसमें हर तरह की मदद देनी थी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को, जिससे कि वो कम्युनिस्ट फोल्ड में ना चले जाए। इसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहा गया। यहाँ पे जो कुछ डॉक्ट्राइन है सब बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट। मुनरो डॉक्ट्राइन जो है, इसका जिक्र अभी बहुत बार आया है। ट्रंप जिस टाइप की बातें करते हैं उसको लेकर के। ये 1823 में मुनरो उस समय प्रेसिडेंट होंगे। ये था कि वेस्टर्न हेमीस्फीयर जो है वो यूएसए की हेजेमनी है, और उसमें यूरोप अपनी टांग ना आ रहा है, किसी कंट्री को कॉलोनाइज ना करे और कोई इंटरफेयर ना करे, मतलब अमेरिका के लिए छोड़ दे वेस्टर्न हेमीस्फीयर को। देन जो ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन है, जब लियोनिद ब्रेजनेव यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी थे, कह लीजिए, सोवियत रूस के सबसे बड़े नेता कहलाते थे जनरल सेक्रेटरी। तो उस समय में वो एक डॉक्ट्राइन लेकर के आए कि जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन जो यूएसएसआर के एक तरह से सैटेलाइट नेशन कहलाते थे, लाइक पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया एंड रोमानिया, बुल्गारिया, वो सब अपने को स्वतंत्र ना समझें। उनकी जो सॉवरेनिटी है वो लिमिटेड है, एक लिमिट तक वो सॉवरेन है, लेकिन ओवरऑल पारामाउंटेंसी जो है वो यूएसएसआर की रहेगी। इस टाइप की बात जो है ब्रेजनेव ने कहा था। कहीं पे भी कुछ चू चपड़ करोगे तो यूएसएसआर से टैंग चली जाएगी, जैसे कि 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ, 1950s में हंगरी में हुआ। मार्शल प्लान यहां पे दिखता है, ये भी कितने ही एग्जाम में पूछा गया है। मार्शल प्लान जो है, इसका ऑफिशियल नेम यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था। वेस्टर्न यूरोप जो एक तरह से तबाह हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसको फिर से अपने पांव पे खड़ा करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का एड जो है यूएसए ने दिया था अंडर मार्शल प्लान 1948। हु कॉइन्ड द टर्म सबअल्टर्न रियलिज्म, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन बन गया है। ये मोहम्मद अयूब ने दिया था। इंटरनेशनल रिलेशन का है सबअल्टर्न रियलिज्म, मतलब रियलिज्म तो है, लेकिन ये गरीब गुरबा थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव से क्या रियलिज्म है। आईआर में सबअल्टर्न कौन है? सबअल्टर्न मतलब पिछड़ा, थर्ड वर्ल्ड। रॉबर्ट कॉक्स जो है एक क्रिटिकल आईआर थिंकर माने जाते हैं, जो कि
प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर टाइप की एक बुक के लिए जाने जाते हैं। आप इनको नियो मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं। केनेथ वॉल जो है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म या जिसको नियो रियलिज्म भी कह सकते हैं उसके फादर माने जाते हैं। और जॉन मैर्सियमर जो है वो वन ऑफ द लिविंग लीजेंड हैं जो कि ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट माने जाते हैं। अब ये एक वेगली वर्डेड क्वेश्चन है, इसका कोई एक आंसर सीधा क्या है। ये कहता है फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन सक्सेसफुली 3 चीजें जरूरी है। कौन वो 3 चीजें हैं? एडिक्वेट पावर, रिसोर्स एंड साइज। साइज आई एम नॉट कन्विंस, इसलिए इसको मैं काट रहा हूं। एडिक्वेट रिसोर्स, फंक्शनरी भी चाहिए, मतलब काम करने वाले। डिस्टेंस, अब मैं डिस्टेंस को काटता हूं। एडिक्वेट पावर, रिसोर्सेज एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे चूंकि साइज है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, सही ये है। बाकी सोच लीजिएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स ए कॉमन सेंस क्वेश्चन। साइज, डिस्टेंस, ये कट जाता है, इसलिए यही केवल बचता है। अब अगेन आइए 2 स्टेटमेंट है, जैसे हम लोगों ने देखा कि जनरली स्टेटमेंट सही होते हैं इस पेपर में। तो स्टेटमेंट 1 है ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइडेड द स्टिमुलस एंड द साइट फॉर चेंजिंग स्टेट बिजनेस रिलेशन इन इंडिया। इसको 5 बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। जो बिजनेस और राज्य, मतलब मार्केट और स्टेट का जो रिलेशन है, वो ग्लोबलाइजेशन ने उसको एक नई, मतलब कि एक लोकस दिया, एक नई ऊंचाई दी। Globalization made foreign capital and Indian capital in foreign market more central to Indian policy formulation process। ये भी सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और जो इंडियन जो है फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये दोनों इंडिया के पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बहुत अच्छा स्थान रखने लगे आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वर्ल्ड व्यू जो है ये किसका फिलोसॉफिकल आइडिया है, किस थिंकर का इनमें से? ये भी थोड़ा वेग है, कई लोगों ने वर्ल्ड व्यू यूज किया है, लेकिन मैं जो खोज पाया हूं, मैक्स वेबर ने इसको सबसे पहले यूज किया था। मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट थे। हम इसको बहुत इंग्लिश में यूज करते हैं कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। वर्ल्ड व्यू का मतलब यह है कि एक कॉम, ये सोसाइटी, एक कम्युनिटी कैसे सोच बनाती है कि क्या उसके बिलीफ हैं, वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, दुनिया कैसे ऑपरेट होती है, कैसे एक इंडिविजुअल को रिलेट करना चाहिए कम्युनिटी से, क्या आपका ड्यूटी है एज ए इंडिविजुअल, सोसाइटी की क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स इंडिविजुअल और या दूसरे सोसाइटी की। दिस टाइप की जो पूरी फ्रेमवर्क है जिससे कि जीवन चलता है, जो हमारा नजरिया जिसको आप कहते हैं, जो हमारा कॉस्मोलॉजी है, उसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। मतलब उस कॉम के लिए दुनिया का ये मायने है, दुनिया ऐसे चलती है और उस दुनिया में रहना है तो ऐसे बिहेव करना है। ये इस टाइप की जो वैल्यू बिलीफ सिस्टम जो है उसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। और पढ़ लीजिएगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है व्हाट टाइप ऑफ क्लास सोसाइटी हैव शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये भी एक बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। आपको पता है उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो इस तरीके से हिस्ट्री को देखते हैं कि हर काल में जो है, एक्सेप्ट यदि आप फर्स्ट छोड़ दीजिए और लास्ट छोड़ दीजिए, तो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक क्लास ओन करता है और दूसरा क्लास उसकी जस्ट सेवा करता है और कुछ पैसे पाता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जब जब दुनिया में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, तो इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब इक्वल थे, जो अभी भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटी में होता है। लेकिन उसके बाद मास्टर स्लेव सोसाइटी आई, जिसको कि स्लेव, यहाँ पे स्लेवरी कहा गया है, स्लेव सोसाइटी, मास्टर स्लेव सोसाइटी। फिर उसके बाद फेडरलिज्म आया, जिसमें कि लॉर्ड जो थे वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जमीन के मालिक थे और सर्फ मतलब किसान जो है वो उसको सेवा देते थे सैलरी पे, वेज पे। तो लॉर्ड सर्फ फेडरलिज्म आया। फिर उसके बाद कैपिटलिज्म आया, जिसमें कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मशीन और कैपिटल उसको जो है ओन करते हैं, और प्रोलेटेरिएट जो क्लास है वो उसको जो सेवा देता है सैलरी वेज के लिए। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, और फिर जो है सोशलिज्म आएगी, जो आई भी, मार्क्स का कहना था। और फाइनली जो है कम्युनिज्म आएगा।
जो कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हुए भी जो समाज होगा वो क्लासलेस, प्रॉपर्टी लेस, स्टेटलेस हो जाएगा। तो ये सही है। बाकी आप देखिए तो सोशलिज्म तो आई नहीं थी उनके टाइम में, यहाँ इंपेरियलिज्म इस टाइप की बात उन्होंने नहीं की थी। Among the state-based political parties, which of the following pair is incorrectly matched? यहाँ आकर के और ये वेग हो जाते हैं, कुछ गलत जैसे भी लगते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल है, मेघालय में एनपीपी नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, आरएलपी अब इसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में है, तो ये गलत है। केसीएफ में कुछ खोज नहीं पाया, केरला कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक एक बार मिली थी, तो क्या केसीएफ इस केरला कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक है? आई डोंट नो। तो ये वेग हो जाता है, लेकिन मैं तो सिक्किम आरएलपी को मार रहा हूं, बट इज अ वेरी वेग एंड बेकार क्वेश्चन। 22 देखिए, इसमें भी जो है काफी वेगनेस है। चलिए, ये तो और वेग क्वेश्चन है और लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं जो कि बहुत ही वेग हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड आइडेंटिफाई द वंस विच प्रोजेक्ट द रिलेशन बिटवीन द टू स्टेट। पहले इसमें समझिए कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान से हर मायने में और स्ट्रांग है। तो ये कहते हैं स्ट्रांग स्टेट्स show a marked preference of bilateral engagement while weak state favor a multilateral approach। आप देखोगे इंडिया शुरू से ही, चाहे शिमला एग्रीमेंट हो चाहे अभी भी, इंडिया कहती है कि आपस में बातचीत करो। स्ट्रांग स्टेट क्या चाहेगा, कहीं और मत जाओ, इसको जो है कोई विवाद का विषय मत बना दो यूनाइटेड नेशन में, मल्टीलेटरल फोरम में, आप सीधा हमसे बात करो। और वीक स्टेट कहेगा नहीं नहीं भाई, सीधा बातचीत क्या करेंगे, तुम तो बहुत मजबूत हो हमसे, हम तो इसको मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में उठाएंगे। तो वन इज डेफिनेटली करेक्ट। अब देखिए वन जो है, यहां मजेदार यह है कि केवल दो ही ऑप्शन में वन है, यहां और यहां। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसमें वन और टू है, इसमें वन है, तो बस हमको ये देखना, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखना है कि सही है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग स्टेट ट्राई टू कीप द वीक स्टेट एट ए डिस्टेंस while weak state desire enhanced political and economic ties with a strong state। बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया बोलेगा पाकिस्तान को तू उससे दूर रह और पाकिस्तान सटने की कोशिश करेगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। नो, नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट वीक स्टेट और दूर जाएगा। तो इसलिए ये भी गलत है, ओनली दिस इज करेक्ट। बट इट इज वेरी वेरी वेग क्वेश्चन, और इस टेक्निक से मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। द मेन गोल ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? इस क्वेश्चन पे आने से पहले ये देखें कि एनपीएम जो है 1980s, लेट 1980s में निकलती है या इवॉल्व होती है। उस समय नियो लिबरलिज्म का बहाव हो रहा था इंटरनेशनल रिलेशन में, वॉशिंगटन कंसेंसस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उस लिबरलाइजेशन के दौर की पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलाइन करने की कोशिश कर रही थी, वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में सामने आया। इसका एक लाइन में यदि इसेंस देखें तो ये था कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल से चलाना है। ये बहुत ही अजीब सी थॉट थी, अब उसको त्याग दिया गया है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो फॉर प्रॉफिट नहीं होती, वो जो है उसमें कस्टमर नहीं होते हैं, उसमें सिटीजन होते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ चलाएंगे तो जो कस्टमर ज्यादा पैसे देगा उसको ज्यादा वैल्यू देंगे, और ऐसा होने लगा। आप पासपोर्ट बनाने जाओ, रेलवे का टिकट लेने जाओ, ज्यादा पैसे दो तो आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन क्या ये सही है? बहुत जल्द लोगों ने इसको समझा कि एनपीएम सही नहीं है। तो यहां पे देखो, इनहांस इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। मतलब सरकार जो है वो पिज्जा हट डिलीवरी टाइप की या ब्लिंकिट टाइप की बनने की कोशिश करने लगी। क्विक, आपको पासपोर्ट चाहिए तत्काल, रेलवे टिकट चाहिए तत्काल, लाइक दैट। उस टाइप की काफी सारी बातें आई प्राइवेट सेक्टर के जैसे सर्विस देने वाली। 24 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ब्रिक्स समिट मीटिंग 2019। अब देखिए अगेन 6 साल पहले ब्रिक्स समिट में क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं, और कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल यहां यह देखना है
कि 2 सही हैं 2 गलत हैं। अब यहां पे जरा सा देखिए, इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब सही भी हो सकता है। अब यहां देखिए, द समिट डिसाइडेड टू डेवलप ब्रिक्स एज ए एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कभी इस टाइप का क्रूड स्टेटमेंट हो सकता है कि हम एंटी वेस्ट बनेंगे? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन से लाइक दिस। तो 2 एकदम गलत है, तो 2 हटाइए, 2 हटाइए, 2 हटाइए, और ऐसे आपका सीधा आंसर निकल गया 1 और 4। बस पढ़ लेना। दिस इज द टेक्निक यू नीड टू लर्न। Who among the following is regarded as a covert hobbyist? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसने कहा है कोवर्ट हॉबिस्ट? रूसो को। इनफैक्ट तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, रोसो जो है वो बेटर आंसर है। कोवर्ट हॉबिस्ट, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो जॉन लॉक भी जो है कोवर्ट हॉबिस्ट कहलाते हैं और रूसो भी कहलाते हैं। ये दोनों ही कहलाते हैं। ये यहां आके क्वेश्चन बहुत वेग हो जाता है। और क्यों कहलाते हैं समझो पहले। ये ज्यादा जानना जरूरी है कि ये दोनों कैसे जो है वो छुपे हुए हॉब्स हैं। सबसे पहले आओ रूसो। रूसो देखने में तो बड़े लिबरल लगते हैं, बात करते हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी की, लेकिन इनका जो जनरल विल है वो लेवाइथन जैसा ही है। जैसे हॉब्स का लेवाइथन है, जो ऑल पावरफुल, ऑल सुप्रीम है, सबको उसके सामने सर झुकाना होगा, यहां तक कि वन कैन बी फोर्स टू ओबे द जनरल विल टू बिकम फ्री। तो इनका जनरल विल जो है वो एक एब्सल्यूटिज्म के तरफ ले जाता है, एब्सल्यूट सॉवरेन की तरफ, जस्ट लाइक हॉब्स लेवाइथन। जॉन लॉक जो है वो भी जो है उसी तरह की बातें करते हैं स्टेट ऑफ नेचर का, कि कुछ लोग जो हैं वो जो है लाइसेंसियस बिहेवियर होता है, ट्रबल मेकर होते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए एक हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए होती है। नहीं तो सभी लोग जो है अपने ही केस और दूसरे केसेस में नेचुरल लॉ के अनुसार जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं। तो उसके लिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट का काम ही यही है कि वो नेचुरल लॉ को इंटरप्रेट करके लोगों के राइट्स को सुरक्षित रखे, इंडिविजुअल के प्राइवेट प्रॉपर्टी को और उसके सम्मान को सुरक्षित रखे। तो बातें ये करते हैं हॉब्स जैसी ही, लेकिन उसको बस चाशनी लगा देते हैं। इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे ज़्यादा एमेनेबल लगता है, मेलिएबल लगता है, मतलब मोर एक्सेप्टेबल लगता है। यहाँ पे वो सॉवरेन को जो है थोड़ा कम पावर देते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना देते हैं। सॉवरेन मीन्स जो गवर्नमेंट जो सॉवरेनिटी को होल्ड करती है, अदरवाइज तो पॉपुलर सॉवरेनिटी को ही मानते हैं। तो दोनों ही जो है कॉवर्ट छुपे हुए हॉब्स हैं। किसको माना जाए? आपको जो मर्जी आए, लेकिन ज्यादा जगह पे आप जॉन लॉक को देखेंगे कि वो छुपे हुए जो है हॉबिस्ट माने जाते हैं। एन इंडियन वोटर में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये थोड़ा जो है आपको टफ लग सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से आता है। उसके सेक्शन 16 जो है उसमें है कि इलेक्टोरल रोल में आपको हटाया जा सकता है। बिहार में भी SIR हुआ है। तो यदि आप अनसाउंड माइंड के हों या आपने कोई करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस की है जो प्रूफ हो चुकी है, तो वैसे में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ऐसे देखा जाए 3 और 4 जो है सही लगता है, लेकिन क्राइम जो है चूंकि यहाँ जनरल लिखा गया है, अदर ऑफेंसेस भी लिखा गया है, तो क्राइम भी आ सकता है। नॉन रेसिडेंस कहीं नहीं है कि ये कारण है कि आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लीजिए कोई किसी के पास घर नहीं है, वो पुल के नीचे सोता है। आपने देखा होगा ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि यदि कोई पुल के नीचे सोता है तो उसका क्या एड्रेस देंगे, होम एड्रेस, इसलिए उसमें XX कुछ कुछ लिख देते हैं। तो नॉन रेसिडेंस कैन नॉट बी देयर। तो 1 को यदि हम हटा दें, 1 तो एक ही बच जाता है 2 और 3। लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी है, इसलिए ये इनवैलिड है। ये तीनों ही जो है ये ग्राउंड हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई करने के वोटर लिस्ट से। टफ क्वेश्चन एंड इनवैलिड ऑप्शंस। ये क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट 1 में जो है स्टेट है और लिस्ट 2 में उसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कितनी संख्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ध्यान रखिए अपर हाउस, जो कि केवल 6 स्टेट इंडिया में
लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, ये 4 तो हैं ही, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके अलावा यूपी और कर्नाटका में भी है। इसमें इससे पहले, चलिए ठीक है, इसको तो मिला देंगे हम लोग, लेकिन आर्टिकल 171 देखिए, इसको जरूर याद रखिएगा। वो ये कहता है कि मिनिमम 40 मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यदि किसी स्टेट में है तो, और मैक्सिमम जो है 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ एमएलए होंगे। मान लो एमएलए 300 है, तो मैक्सिमम 100 जो है एमएलसी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे तो इसके बाद तो आपको इसको रटने वाली बात है। तो महाराष्ट्र का 78 है, चलो इसको एक तरह से रट लो, और इसी से जो है ये मैच हो जाता है। आर का 4 और बाकी को मैच कर लीजिएगा। लेकिन ये सब, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितना है, जो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया वो एग्जाम के लिए याद रखो। Which of the following are correct about the system theory in public administration? सिस्टम का मतलब होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम समझे, जो जिसमें कि इंटरकनेक्टेड जो उसके कंपोनेंट हैं वो आपस में एनर्जी और मैटर जो है एक्सचेंज करते हैं, ये मिलकर के एक होल बनाते हैं, जो होल पार्ट से डिस्टिंक्ट और बड़ा होता है। इसमें इनपुट होती है, आउटपुट होती है, और कुछ फीडबैक भी इसमें जाती है। ये अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ कंटेन्ड और ऑटोनोमस होता है। इसको सिस्टम अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें ऑप्शन, तो एक या दो ऑप्शन इसमें से स्टेटमेंट गलत होंगे। तो गलत देखिए, इट डेवलप्ड लार्जली सिंस 1940। नो, 1953 में डेविड डिस्टेंस सिस्टम अप्रोच को लेके आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद जो है 60s-70s में इसको यूज किया जाता है। तो 2 गलत है, 2 और आपको मिल गया आंसर 1 in 4। इसका मतलब इट डील्स इंटीग्रेटिवली विद द ऑर्गेनाइजेशनल फिनोमेना, ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब कि सिस्टम ऑलवेज जो है एक इन्वायरमेंट में होता है, लार्जर इन्वायरमेंट में, और वो उसका इकोसिस्टम है। मतलब इकोलॉजी का मतलब क्या है कि कोई भी जीव अपने इन्वायरमेंट के साथ में एक इक्विलिब्रियम स्टेटस में रहता है, उससे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, और इसीलिए वो जिंदा रह पाता है। जब तक उसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल अप्रोच टू सिस्टम। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट में है, और वो इन्वायरमेंट जनरल जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को तब तक बर्दाश्त करेगी तब जब तक कि वो उसके साथ इक्विलिब्रियम में है, और वो यूजफुल वे में जो है वो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करता है और आउटपुट थ्रो करता है जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो कि फ्रेडरिक्स ने उसको एक नया आयाम दिया। जो थिंकर सिस्टम अप्रोच को माने जाते हैं उसमें चेस्टर बर्नार्ड सबसे पायनियर हैं, बाद में हर्बर्ट साइमन उसको और आगे बढ़ाते हैं, डेनियल काज एंड रॉबर्ट कान भी हैं, फ्रेडरिक्स तो हैं। Which of the following statement about scientific management theory are correct? जो टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखती है और लेबर या वर्कर को एक इकोनॉमिक मैन की तरह देखती है, जिसको जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना ही वो काम करेगी, दैट्स ऑल। और उसमें लेबर जो है वो व्हील्स इन ए कॉग हैं, मतलब वो नट वोल्ट हैं किसी मशीन के। एक जो लेबर मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा उसको रिप्लेस कर लेगा, ऑल फंजिबल। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन कौन है, और यहाँ देखिए इसका मतलब सारे इनकरेक्ट होंगे या 3 इनकरेक्ट होगा, एक ही करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट हमको के लिए ढूंढना है। इट एज्यूम्स रैशनैलिटी इन द बिहेवियरल सेंस। नो, ये इकोनॉमिक रैशनैलिटी देखती है, ना कि बिहेवियरल, तो ये गलत है। इट इज द फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। उसके पहले कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी कोहेरेंटली नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम 1911 में। तो 2 को यदि आप छोड़ दो तो 2 2 2 तो आपको मिल गया 1 3 4 इनकरेक्ट। 3 क्या है? इट स्ट्रेसेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नो, ये शॉप फ्लोर को फोकस करती है, जहां पे एक्चुअल जो है प्रोडक्शन होता है उसको शॉप फ्लोर कहते हैं। हायर लेवल को आप देखोगे तो फायोल का जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल है वो
फोकस करती है। इट इंटरप्रेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफिशियंसी इन मैकेनिस्टिक एज वेल एज ह्यूमनिस्टिक टर्म। नो, केवल मैकेनिस्टिक टर्म में ये ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी को देखती है। सो 1, 3, 4। द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। किसने जो है कौटिल्या के अर्थशास्त्र को पहली बार ढूंढ निकाला? वो है आर समाशास्त्री, जो ओरिएंटल मैसूर लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे। 1905 में जो है वो बहुत सारे रद्दियों के ढेर में उन्होंने इसको खोज निकाला था। बाद में 1909 में उसने इसका अनुवाद किया, शायद संस्कृत में किया और बाद में इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, अब जो एज ए फॉर्मूला स्टेटमेंट जनरली इसके सारे सही होते हैं। स्टेटमेंट 1 है, द हॉलमार्क ऑफ लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू फॉलो। यही तो हॉलमार्क है ना लीडरशिप का, टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू फॉलो। स्टेटमेंट 2 है, लीडरशिप गोज बियॉन्ड रूटीन एंड टैप्स बेसिस ऑफ पावर बियॉन्ड दोज दैट आर ऑर्गेनाइजेशनली डिक्रीड। ये बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए कोई जनरल मैनेजर है, उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पावर देता है, एक पोजिशनल पावर, कि जो उसके सबऑर्डिनेट हैं वो वहां तक वो उसकी बात मानेगा जो जीएम बोलेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है। लेकिन यदि सपोज करो कि जीएम जो है लीडर बन गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको पावर देता है उसके सबऑर्डिनेट पे, उससे काफी ज्यादा पावर वो बिल्ड करता है। जो लीडर होता है उसके लोग जान देने के लिए तैयार होते हैं। जीएम के लिए कोई जान नहीं देता है। जीएम यदि बोलेगा कि छत से कूद जाओ, कोई नहीं कूदेगा। लीडर बोलेगा कूद जाओ, कूद जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपको लीडर बनना पड़ता है। लाइक जो जैसे JRD टाटा जो है वो लीडर माने जाते थे। रतन टाटा जो है वो भी एक विजनरी लीडर थे। यदि आप और बिजनेस लीडर को देखो तो नारायण मूर्ति को आप लीडर समझ सकते हो, ना कि एक बिजनेसमैन। तो उस टाइप के जो विजनरी लीडर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लीडर बन जाते हैं, लाइक गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड लाइक दैट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एज ए फॉर्मूला इसमें अधिकतर स्टेटमेंट करेक्ट। अब यहाँ पे नरेगा एक्ट के बारे में आओ, जिसको कि राइट टू वर्क एक्ट भी कहते हैं, जिसमें कि 100 डेज का जो है गारंटीड एक हाउस होल्ड को, ध्यान देना ये कोई इंडिविजुअल को नहीं, लेकिन एक घर में जितने मेंबर है मिला करके 100 दिन का काम आपको मिल सकता है गारंटीड, यदि आप काम करना चाहो, वो भी 5 किलोमीटर आपके घर के आसपास में। तो इससे जो है एटलीस्ट लोग गांव में जी सकते हैं डिग्निटी के साथ में, यदि वो काम कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो ये कहते हैं कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। और यहाँ देखो तो बहुत सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 अधिक से अधिक गलत हो सकते हैं या कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए गलत मिल जाता है। नरेगा एक्ट वाज पास्ड ऑन इन 2006, नेवर। ये तो इतना तो याद जरूर रखोगे आप कि 2005 में पास हुआ था अगस्त में। तो ये 3 गलत हो गया। यदि 3 गलत हो गया तो 3, 3, इसका मतलब इन दोनों में 1 और 2 कॉमन है, तो केवल 4 को चलो देखते हैं। नरेगा वाज पास्ड यूनानिमसली। कोई भी एक्ट यूनानिमसली पास होता है क्या पार्लियामेंट? कुछ ना कुछ तो अपोजिशन में होगा ना, यूनानिमस क्यों होगा? तो ये 4 भी गलत है, कॉमन सेंसिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमन सेंस। तो 1 और 2 केवल सही है। यहाँ पे देख लो कुछ इंफॉर्मेशन है कब पास हुआ था और ये 100 डेज। Which one of the following is not correct regarding law made towards protecting right of women in India? ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको टफ होता है एक कारण से कि इतने सारे याद रखने कौन सा एक्ट कब पास हुआ। लेकिन आसान इसलिए होता है क्योंकि एक ही गलत है इसमें, और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको खोज नहीं करनी है। ये हम लोग सब जानते हैं इसको, विशाखा गाइडलाइन इसी से आई थी 2013 में, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सही है। वैसे आप बोलेंगे सर आप तो जानते हैं इसलिए आपको लग रहा है यस, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट भी शायद जानते होंगे। अब इन दोनों में एक गलत है एक सही है। जरा गौर से देखो ये क्या कहता है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, और ये कहता है ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट। पहले तो ये समझो कि यदि आपको लॉ का नेम कैसे दिया जाता है, यदि आपको पता हो
तो आप देख के कहोगे कि ये सही नोमेनक्लेचर है, इस टाइप का दिया जाता है, ब्रैकेट में रहता है इमोरल ट्रैफिक, ब्रैकेट में प्रिवेंशन एक्ट है, ना कि बढ़ावा देने का एक्ट। और यहां देखो कैसा है, ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट। ऐसा कभी होता है क्या? आपको होता वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉपेज और ट्रैफिक ऐसा ब्रैकेट में, तो ये सुन के लगता है ये गलत है, और यही गलत है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। और इस एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका नाम तो सेम है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये 1956 में इनैक्ट हुआ था पहली बार, लेकिन इसको 30 साल बाद जो है इसको फिर से रिवाइज किया गया, अमेंड किया गया, तो ये कहलाया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। बाकी ये तीनों एक्ट सही है। ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी, जितने भी इस तरह के वुमेन से सपोर्टिव एक्ट है, वो आप इस बारे में बता दें। Who among the following is not a ex officio member of नीति आयोग? नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर होते हैं, उसके अलावा कुछ पार्ट टाइम मेंबर जो है मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान देना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो इसको जो है काट दो, तो ये क्वेश्चन आपको बन जाता है। 35 देखिए, द यूएन वियना डिक्लेरेशन 1993, जो वियना कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन के लिए 1993, वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे। वियना कन्वेंशन के काफ़ी सारे जो इफेक्ट हैं वो दुनिया में हुए ह्यूमन राइट्स को लेकर के, जिसमें कि जो जनरेशन ऑफ राइट्स है, फर्स्ट जनरेशन राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, या सिविल लिबर्टीज को कहते हैं। सेकंड जनरेशन राइट जो है सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट थे। थर्ड जनरेशन राइट जो है ग्रुप राइट, एनवायरमेंटल राइट, ये उस तरह के राइट्स थे। तो उसके बारे में चर्चा हुई थी। इसमें से ये कह रहे हैं इसमें से कौन एक ही सही है, एक केवल। तो ये आसान हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को देखिए, सी को, ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स आर इंडिविजिबल, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये सबसे कंप्रीहेंसिव है इन सब में, लाइक थर्ड जनरेशन राइट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर कोर राइट्स। ये कहता है कि नहीं, जितने भी राइट हैं कोई ऊपर या नीचे नहीं है, सभी जो है इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और कोई उसका बंटवारा नहीं हो सकता कि ये इसको पहले दे दो उसको बाद में दो, सभी मिलना चाहिए। सी, हु इज द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मॉर्गेनथाउ? ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन, बच्चे टाइप का क्वेश्चन है। जे आन टिकनर ने जो है वो एज ए क्रिटिक ऑफ क्लासिकल रियलिज्म ऑफ मॉर्गेनथाउ, उन्होंने उसको रीफॉर्मुलेट किया था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो ये बहुत ही फेमस फैक्ट है जो सभी स्टूडेंट याद रखते हैं, जे एन टिकनर। अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि हर स्टेटमेंट इसका सही निकलता है, इसको देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, इंडियाज व्यू ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी हैज बीन ड्रिवन बाय द इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेसेस ऑफ द कॉलोनियल पीरियड एंड द कोल्ड वॉर। ये इतना जनरल स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट। इस टाइप का जो जनरल स्टेटमेंट होता है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, वो जनरली सही होता है, सही है। द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, मतलब 1991 के बाद, द इमेजेस द इनग्रेस ऑफ चाइना, चाइना घुस आया है इंडिया के बहुत करीब, एंड प्रेजेंट डिस्पोजिशन ऑफ यूएसए इन द इंडियन ओशन रीजन, वो तो पहले से घुसा हुआ है ही, डिएगो गार्सिया एंड अदर्स, have also resulted in a change of Indian perspective. ये भी another factual है, जनरल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एज ए फॉर्मूला सभी सारे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही है अभी तक। अब यहाँ पे देखिए, ये आप खासे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, उसमें हम मैच करते रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन का एलिमेंट आया, फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन यहां कुछ अलग अलग चीजें लिखी, इसके चलते ये टफ हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी आपको मैच नहीं करेगा, ये पूरा इनवैलिड है। आप कोशिश कर लीजिएगा, मैंने काफी माथापच्ची की, मैं यहां सीधा बता देता हूं। यहां देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया खत्म हो गया। दैट वाज द ओनली एक्ट जिसमें ये खत्म हुआ था। उसके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, मतलब एक मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर इंडिया।
तो एस का तो 4 होगा और एस का 4 एक ही में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाकी 3 to 1 मिलता नहीं है, दैट्स वाई इनवैलिड हो जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट से जो है, जो वायसराय की जो काउंसिल होती थी या कह लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते थे और कुछ इलेक्टेड। 1909 से जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो माइनॉरिटी में हो गए और जो इलेक्टेड मेंबर है वो मेजोरिटी में आ गए। यही कह रहा है एंड ऑफ गवर्नमेंटल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीपल्स मेजोरिटी हो गई। 1919 एक्ट, जिसको कि हम मॉन्टेग चेसनफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, उससे जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस सेंटर में। मुझे लगता है सेंटर में हुआ था, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 1935 एक्ट जो कि लैंडमार्क एक्ट था, इनफैक्ट इसके 70% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन और 1935 एक्ट से ही आती है, उसमें जो है वो सिस्टम बनाई गई डिवीजन ऑफ पावर का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो अभी भी है, जिसमें कि लिस्ट 1 है सेंटर की, लिस्ट 2 है स्टेट की और लिस्ट 3 है कॉमन कंकरेंट। सेम टाइप की लिस्ट सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बनाया गया 1935 के एक्ट से। लेकिन उसमें डिफरेंस ये रहा, ये तो 3 लिस्ट तो बनी, लेकिन एक जो कोई भी ऐसा आइटम जो तीनों लिस्ट में नहीं है, जिसको रेसिडुअल पावर ऑफ इनैक्टमेंट कहते हैं, वो गवर्नर जनरल को दिया गया था 1935 के एक्ट में वो पावर। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेसिडुअल पावर की जो एक्ट करने की पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तो कोई गवर्नर जनरल है ही नहीं। यहाँ पे जो ये 4 थिंकर हैं, रजनी कोठारी, जीएस घुरिये, लुईस डुमॉन्ट और एमएन श्रीनिवास, चारों ने इंडियन कास्ट सिस्टम पे बहुत एनालिसिस किया है पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से। रजनी कोठारी ने बुक लिखा था कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जीएस घुरिये ने लिखा था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, लुई डुमॉन्ट ने लिखा था होमो हिरार्किकस और एमएन श्रीनिवास ने लिखा था कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। बेहद उपयोगी, और इसको पूरा रट जाइए 5 बार पढ़ करके। तो यदि आपको इतना पता है तो लुई डुमॉन्ट ही हिरार्की की बात करेंगे, होमो हिरार्कस, और ये प्योर इम्प्योर की बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम हिरार्किकल ही नहीं था, प्योर इम्प्योर भी था, छूने से इम्प्योरिटी। कुछ कास्ट प्योर हैं और कुछ कास्ट इम्प्योर हैं। तो यदि इसके साथ मिला दे आर के साथ 1 का, तो वाओ, यहाँ पे आपका ये क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, मतलब सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एमएन श्रीनिवास जो है संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं, और गौर कीजिएगा कि वो 1960s में लिख रहे थे, इसलिए आज की बात ये नहीं है, उस समय की बात थी, अब ऐसा नहीं होता। उस समय में उनका कहना था कि जो लोअर कास्ट है एक पर्टिकुलर रीजन में, उनका ये भी कहना था कि कास्ट जो है रीजनल फिनोमिना है, जो कास्ट की हायरार्की है वो रीजनल है। हरियाणा के किसी गांव में जाट टॉप पे होगा, ब्राह्मण नीचे होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे इंडिया में जो है ब्राह्मण नीचे हो जाएगा। एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि कई कई गांव में जो है, हरियाणा गांव में जाट जो है वो ब्राह्मण का छुआ पानी नहीं पीते हैं। कैन यू बिलीव दिस? तो वो बहुत ही रीजनल फिनोमिना है, कौन हायरार्की में ऊपर होगा, प्योर इम्प्योर एंड ऑल, ये बहुत ही लोकलाइज्ड फिनोमिना है। उसमें वो ये कहते हैं कि लोअर कास्ट जो है वो मोबाइल होने के लिए, अपर ऊपर जाने के लिए किसी रीजन में, वो अपर कास्ट के जो रिचुअल्स होते हैं, जो उनके बिहेवियर होते हैं, जिससे कि वो विशिष्ट माने जाते हैं, उसको वो फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि वो कान पे जनेऊ रखने लगेंगे पेशाब करते टाइम में, या वो जो है नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, मदिरा पान करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपर कास्ट जो है हायरार्की में वो ऐसा बिहेव करते हैं। इसको उन्होंने संस्कृताइजेशन कहा। इसका उल्टा प्रोसेस उन्होंने कहा कि कुछ कास्ट जो है वो जब लोअर कास्ट की जो डे टू डे की जो उनकी आदतें हैं, जब उसको अपनाने लगते हैं, लाइक नॉनवेज खाना और शराब पीना या जनेऊ पहनना छोड़ देना,
या उस टाइप की, तो वो कास्ट में नीचे हायरार्की में कुछ सालों में हो सकते हैं, 10-20 साल में वो कास्ट नीचे भी चला जाए, संस्कृताइजेशन। Whose political ideas according to G.S. Sabine were regarded as narrowly local and narrowly dated? मतलब क्या हुआ कि इस थिंकर का आइडिया जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दो, क्योंकि ये टाइम और स्पेस में बहुत ही नैरो है, एक पर्टिकुलर। और ये मैकेवेली के बारे में उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलर जो है फ्लोरेंस के बारे में कह रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम की, जो उस समय की जो बातें थी, जो कॉन्टेक्चुअल है उस समय का, उसके बारे में कह रहे हैं सबाइन। हु क्वाइन, और ये जो क्वेश्चन है ये इतना घिसा पिटा हुआ है, इसलिए मुझे याद है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है। हु क्वाइन द टर्म प्रिंट कैपिटलिज्म, उतना ही घिसा पिटा क्वेश्चन ये भी है, बेनेडिक्ट एंडरसन। उन्होंने अपनी बुक इमेजिन कम्युनिटी, उन्होंने नेशन को इमेजिन कम्युनिटी करार दिया था 1983 की बुक। उसमें वो प्रोसेस बताते हैं नेशनलिज्म कैसे जो है सोशली क्रिएटेड हुआ। इट वाज ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ द नेशनलिज्म, या मॉडर्निस्ट व्यू भी कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि नेशनलिज्म जो है उसको कैपिटलिस्ट जो सिस्टम था या कैपिटलिज्म की जो व्यवस्था थी उसके लिए क्रिएट किया गया। चूंकि कैपिटलिज्म में एक कॉमन मार्केट चाहिए होता है, तो एक स्टैंडर्डाइज सोशल बिहेवियर चाहिए होता है, लोग जो हैं एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा अपने को मानेंगे, तो ही जो है कॉमन मार्केट बनेगा और चीजें बिकेंगी। और उसके लिए जो है प्रिंट मीडिया का हेल्प लिया गया, मैगजीन, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया तो उस समय नहीं थी, लेकिन मास मीडिया और सिनेमा, उससे ये क्रिएट किया गया कि हम एक नेशन हैं, सदा से रहे हैं। जबकि ये जैसे हाउसबाउंड बोलते हैं, एरिक हाउसबाउंड की, नेशन इज एन इन्वेंटेड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन इन्वेंट किया गया। इसी तरह की बातें अर्नेस्ट गेलर्ड कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज क्रिएटेड नेशन आउट ऑफ नोवेयर। तो प्रिंट कैपिटलिज्म था कि कैपिटलिस्ट मोड ने या कैपिटलिस्ट आवश्यकता ने और कैपिटलिस्ट क्लास ने प्रिंट के थ्रू जो है नेशनलिज्म की भावना को फैलाया कि हम एक हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन, who said that identity determine interest and interest determine action. ये टोटली सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसके प्रणेता या चीफ प्रोपोनेंट जो है अलेक्जेंडर वेंट हैं, उनके साथ में निकोलस ओनेफ भी हैं। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ जोसेफ नए दिखते हैं, सॉफ्ट पावर क्वाइन करते हैं। ये एक लिबरल थिंकर जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के लिए भी जाने जाते हैं, रॉबर्ट कोहेन के साथ। रॉबर्ट कोहेन भी यहाँ दिखते हैं, जो जोसेफ नए के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिनेवा एग्रीमेंट 1954 ने वियतनाम को 2 पार्ट में बांट दिया। किस लैटिट्यूड से? आपको पता होना चाहिए कि अर्थ यदि ऐसा है तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 23.5 डिग्री जो होती है नॉर्थ, उसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो साउथ में जो करस्पॉन्डिंग रेखा है 23.5 साउथ, इसको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इन दोनों एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो ये लैटिट्यूड, एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड 17th पैरेलल से, जो कि कहीं पे यहाँ होगी, वियतनाम को बांट दिया गया। तो मतलब एक लाइन जो लाइन गुजर रही है 17th लैटिट्यूड मैप में, वहां से जो है ऊपर नॉर्थ वियतनाम हो गया, नीचे साउथ वियतनाम। उसी तरह की ज्योग्राफी में बच्चे याद रखते हैं कि 38 डिग्री यहाँ पे कहीं होगी नॉर्थ लैटिट्यूड से, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड किया गया, जो अभी भी डिवीजन है। और 49 पैरेलल से नॉर्थ में कनाडा और यूएसए को डिवाइड किया गया। The book which heralded the birth of new public management (NPM) was Reinventing Government. इस बुक के ऑथर कौन है? डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैब्लियर। ये इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है, मुझे लगता है 20 एग्जाम में पूछा गया है। ये बुक माना जाता है कि एनपीएम को लेके आती है। यहाँ पे क्रिस्टोफर हुड दिखते हैं, तो क्यों ना यहाँ याद कर लीजिए कि एनपीएम वॉज क्वाइंड बाय क्रिस्टोफर हुड। 45 देखिए स्टेटमेंट 1, क्या ये भी सही निकलेगा?
The classical theory neglected the role of human element in the organization. Of course, क्लासिकल थ्योरी मतलब कि टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, फायोल का 14 पॉइंट प्रिंसिपल, गुलिक, ओरविक एंड ऑल, उसमें ह्यूमन एलिमेंट था ही नहीं. द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी टोटली रिजेक्टेड द क्लासिकल थ्योरी एंड एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन. ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन्होंने तो सोशल मैन का कॉन्सेप्ट दिया एंड इट डिड नॉट रिजेक्ट टोटली क्लासिकल थ्योरी, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट था. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन 2 गलत है. 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको पढ़ने में परेशानी हो सकती है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. आपको पता है कि 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी. पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है. 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया जाता है. ये सब डेट आपको बताते बताते ही मुझे याद हो गया है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, उसकी नंबर्स के बारे में बोलते हैं. ये तो मैंने अपने गाइड से लेकर हर जगह दे दिया है, बहुत ही फेमस है कि इसमें टोटल जो है वो 389 मेंबर थे. 292 मेंबर जो है ब्रिटिश प्रोविंस से, 4 चीफ कमिश्नर, वो उस समय चीफ कमिश्नर का प्रोविंसेस होता था या टेरिटरी, उससे थे. और 93 जो 565 जो रियासत लगभग जो थी, उससे जो है 93 मेंबर लिए गए थे. यहाँ भी लिखा हुआ है, तो पहला ही सही है. पार्टीशन के बाद जो है इसमें से कितने 99 मेंबर जो है निकल गए थे मुस्लिम लीग के, तो 299 मेंबर ही रह गए थे आजाद भारत के. Which of the following constitute the basic structure of the Constitution of India? अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट को बताना चाहिए कि जो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन दिया, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं. उन्होंने ये कहा था कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट इज सुप्रीम और वो किसी भी प्रोविजन का अमेंडमेंट कर सकती है. There is no limit to the power of parliament of amendment, but it is limited by the doctrine of basic structure. मतलब basic structure या basic feature constitution का parliament नहीं बदल सकती है. लेकिन ये कभी तय नहीं हुआ कि basic structure है क्या और उसके क्या क्या मतलब कंपोनेंट हैं जिसको आप basic structure कह सकते हो. बाद में 1980 में मिनर्वा मिल केस आती है, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर को और जो है थोड़ा बहुत क्लियरिफाई किया गया, लेकिन आज तक कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनी हुई है. लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है. लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं कहेगा कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ऑफकोर्स हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इंसर्ट किया गया, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और हम कोई क्लेम क्यों करेंगे कि हम सोशलिस्टिक सोसाइटी, ज़माना बहुत बदल गया है. सो 3 को यदि हटा दें हम, तो 3 तो एक ही बच जाता है और आसान बन जाता है क्वेश्चन. बट ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल है कि थोड़ा आपका दिमाग उस तरफ ले जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर में आते क्या क्या चीज़ें हैं. अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान और बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है कि आपको डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल हैं और उसके जो कंटेंट है उसको मैच करने दिया था. एक ही से हो जाता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बहुत अभी न्यूज़ में रहा आर्टिकल 44 से, तो ये क्यू का 4 और क्यू के 4 से ये मैच हो जाता है. बाकी को आप मैच करके ही आगे बढ़िएगा. और ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, दूसरे एग्जाम में भी आपको हेल्प हो सकती है. Who among the following philosophers propounded the concept of ecosophy? अब ये क्वेश्चन अब जो है घिसा पिटा हो गया है. पहले ही बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, लेकिन जब से डीप इकोलॉजी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे, आर्ने नाइस जो नॉर्वे के इकोलॉजिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डीप इकोलॉजी का. डीप इकोलॉजी की जो बेसिक फिलॉसफी है वो इकोसॉफी है. मतलब वो क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है. मतलब जहाँ पे कि आप अपने को नेचर के साथ, नेचर के एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पे अपनी वर्ल्ड व्यू, अपनी लाइफ सिस्टम बनाते हो, जिससे कि हमेशा आप एक हार्मनी में नेचर के साथ रह पाओ, ना कि उसके मास्टर के रूप में, उसके एक्सप्लॉइटर के रूप में. दैट इज इकोसॉफी. यहाँ मुरी बख्शिन दिखते हैं जो सोशल इकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, ऊंच नीच है, अमीर गरीब बीच में खाई है, एक्सप्लॉइटेड एक्सप्लॉइटर्स हैं, डोमिनेटेड डोमिनेटेड हैं, डोमिनेटेड एंड डोमिनेंट हैं,
ये जो सोशल स्ट्रक्चर हमारा है, जिसमें कुछ माइनॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं, मेजोरिटी जो है मासेस हैं, ये जब तक इगैलिटेरियन नहीं होगा, जब तक हार्मोनियस नहीं होगा, तब तक हम नेचर को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वही हमें आतताई बनाता है नेचर के लिए भी। हम नेचर की भी रक्षा नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर भी चढ़ बैठते हैं। हमारी बुकशी एंड अर्न नाइस इज नोन फॉर डीप इकोलॉजी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट है इस पार्ट का, पार्ट 1 का। पार्ट 2 कुछ दिन बाद में लेके आऊंगा, जिसमें कि 51 से 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। Which of the following statement about postmodernism are correct? इसका आंसर गलत है, इसमें कोई नहीं मैच करेगा। इसमें 1 and 3 सही है। चलिए देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइजेज रीजन एज द सोल गाइडिंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। रीजन, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, इसको ये नकारते हैं, बिल्कुल सही है। पोस्ट मॉडर्निज्म सेलिब्रेट सुपीरियरिटी ऑफ ए यूनिवर्सल पॉलिटिकल कल्चर। कभी यूनिवर्सलिज्म को नहीं एक्सेप्ट करेगी पोस्ट मॉडर्निज्म, गलत। तो 2 तो गलत हो गया, तो 2 यहाँ गलत हो गया। फिलॉसफी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म रन्स काउंटर टू आर्गुमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट, बिल्कुल सही है। इनलाइटनमेंट जो यूरोप में हुई थी 18th सेंचुरी में, वही तो रीजन, रैशनलिटी को सेंटर मान करके ह्यूमन लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बात थी। तो ये जो है सही है। तो 3 सही है, लेकिन कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसमें 1 and 3 केवल सही हो, क्योंकि 4 गलत है। पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल लीड टू डिजास्टर। इट्स ए क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट। और डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, इसीलिए 4 आपका गलत है। तो आपको कोई आंसर मिलेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि सही आंसर केवल है 1 and 3। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। ऑफकोर्स थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन इसमें जितनी ज्ञान और मैंने जितना ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, आई होप कि आप कई बार जब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अदर एग्जाम में। और फिर से आपको मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, पीएससी, आरपीएससी, इन सब का जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट सीरीज, तो आप मेल कर सकते हैं paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। ईमेल आईडी दोनों का जरा गौर से देखिएगा स्पेलिंग के साथ में। और इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो के साथ। एंजॉय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।